नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार। जी हाँ, और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी भूली हुई ताकत पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि मुगलों के कमजोर पड़ने और अंग्रेजों के आने के बीच का जो वक्त था, मतलब वो 18वीं सदी, उसमें उत्तर भारत में मराठों का असल असर क्या था। खास तौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में उनका कंट्रोल कैसा था, प्रशासन कैसा था, ये सब। हाँ, क्योंकि ये सोचना भी बड़ा रोचक है कि एक वक्त था जब दिल्ली का बादशाह तो बस नाम का था और असली ताकत वो मराठों के हाथ में थी। तो चलिए इसी कहानी को आज थोड़ा और खंगालते हैं। देखिए, शुरुआत तो शिवाजी महाराज ने की थी, पर असली विस्तार तो औरंगजेब की मौत के बाद ही हुआ, 1707 के बाद। हाँ, उसके बाद मराठा शक्ति सिर्फ दक्कन तक नहीं रही, वो उत्तर की तरफ बढ़ी। बिल्कुल, पेशवा और दूसरे मराठा सरदार जैसे शिंदे, होलकर, इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें उत्तर ले आईं। और 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम का दिल्ली तक आ जाना, वो तो मुगलों के लिए एक तरह से खतरे की घंटी थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं मुगल सेना उन्हें रोक ही नहीं पाई और फिर धीरे धीरे आगरा, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, अलीगढ़, ये सब इलाके मराठा प्रभाव में आने लगे। ये सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं थी, मतलब नहीं, ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। इसमें पेशवा तो थे ही, जो प्रधानमंत्री जैसे थे, पर शिंदे, होलकर, भोसले, गायकवाड़, इन सब घरानों का भी बड़ा हाथ था। उनकी फौजें, उनकी कूटनीति, सबने मिलकर ये जमीन तैयार की। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि 1752 में मुगल बादशाह अहमद शाह ने खुद मराठों से मदद मांगी। हाँ, असल में अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली का खतरा था, तो बादशाह ने मराठों से मदद मांगी और बदले में एक बहुत बड़ा अधिकार दिया। कौन सा अधिकार? बंगाल से लेकर अटक तक, मतलब आज के पाकिस्तान तक, चौथ और सरदिशमुखी वसूलने का हक, मतलब टैक्स कलेक्शन का अधिकार। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सांकेतिक तौर पर बादशाह मुगल, पर असली आर्थिक ताकत मराठों के पास। हाँ, काफी हद तक। दिल्ली में बाकायदा मराठा रेजिडेंट नियुक्त हुए, मतलब उनके प्रतिनिधि जो दरबार पर नजर रखते थे, और उन्होंने अब्दाली से दिल्ली को बचाया भी। लेकिन क्या ये सिर्फ फौज रखने और टैक्स लेने तक था, या उन्होंने कोई शासन चलाने की, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की भी कोशिश की? यहीं पर ये स्रोत काम आते हैं। देखिए, ये सिर्फ मिलिट्री दबदबा नहीं था। उन्होंने कोशिश की एक प्रशासनिक ढांचा बनाने की। दिल्ली के आसपास के इलाके उन्हें सूबों में बांटा। सूबे जैसे रोहतक, हिसार, ग्वालियर, आगरा, और इन पर मराठा कमिश्नर नियुक्त किए जो सीधे पुणे में पेशवा को रिपोर्ट करते थे। क्या बात है! मतलब दिल्ली के इतने पास रोहतक जैसा इलाका सीधा पुणे को रिपोर्ट करा था। ये तो वाकई एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल। और स्थानीय स्तर पर जो तालुकदार या जमींदार थे, उन्हें टैक्स वसूलने का काम दिया, पर साथ में सुरक्षा भी दी। बाहरी हमलों से, अंदरूनी गड़बड़ी से एक तरह का समझौता था ये। और कुछ बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर भी काम हुआ। हाँ, उसके भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे पुरानी सड़कों की मरम्मत, व्यापार के रास्ते सुरक्षित करना, तालाब, कुएं बनवाना या ठीक करवाना, किले जैसे ग्वालियर, झांसी, कालपी, इनको मजबूत किया गया। अच्छा। और ग्वालियर के पास संस्कृत स्कूल और धर्मशालाएं बनाने के भी जिक्र है। तो मतलब ध्यान सिर्फ लड़ाई पर नहीं था। लेकिन फिर 1761 आ गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली से वो भयानक टक्कर। हाँ, पानीपत एक बहुत बड़ा झटका था मराठों के लिए। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में सेना गई थी पुणे से, पर हार हुई। हार क्यों हुई? मतलब क्या वजह थी मुख्य? कई वजहें थी। कुछ तो रणनीतिक गलतियां हुई, अब्दाली की तोपें शायद बेहतर थीं। फिर उत्तर भारत में स्थानीय राजाओं का उतना साथ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कुछ ने तो अब्दाली का साथ दिया। हाँ, इस हार ने असर तो डाला होगा। हाँ, असर हुआ। उत्तर भारत में उनकी बढ़त कुछ वक्त के लिए रुक गई, पर यह समझना जरूरी है कि वो खत्म नहीं हुए। ये बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। सही कहा, क्योंकि सिर्फ 10 साल बाद 1771 में महादजी शिंदे और मल्हार राव होलकर ये वापस दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल। और उन्होंने जो निर्वासित मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उन्हें वापस लाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। हालांकि असली कंट्रोल फिर महादजी शिंदे के हाथ में ही रहा, संरक्षक के तौर पर। तो पानीपत के बाद महादजी शिंदे एक बड़ी ताकत बनकर उभरे उत्तर भारत में। जी हाँ, उन्होंने मराठा शक्ति को फिर से जमाया, राजपूतों, जाटों सबसे गठबंधन बनाए,
बुंदेलखंड तक असर बढ़ाया। उनकी नीति थी जीतो पर शासन साझा करो, मतलब स्थानीय राजा बने रहते थे, बस मराठाओं की सर्वोच्चता मान लें। वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे शायद। हाँ, वो भी कूटनीति का हिस्सा था। इतने लंबे समय तक रहने का कोई सांस्कृतिक असर भी पड़ा होगा, भाषा पर, कला पर। जरूर पड़ा। मराठी और स्थानीय भाषाएं, खासकर ब्रज भाषा, इनका मेलजोल बढ़ा। कई मराठी कवियों ने हिंदी या ब्रिज में लिखा। प्रशासन में फारसी तो थी ही, मराठी का भी इस्तेमाल बढ़ा। संगीत में भी कहते हैं ग्वालियर घराने की जड़ों को मराठा संरक्षण से काफी बल मिला। और इसी समय एक और ताकत सिर उठा रही थी, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनसे भी सामना हुआ। हाँ, जब अंग्रेजों का खतरा बढ़ा तो महादजी शिंदे जैसे नेताओं ने उत्तर भारत में उनका कड़ा मुकाबला किया। पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ करीब 1775 से 82 तक, वो सिर्फ दक्कन में नहीं, उत्तर में भी लड़ा गया, और उसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी शुरू में। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि अगर मराठों का इतना असर था उत्तर भारत में, शासन, फौज, संस्कृति, तो इतिहास की किताबों में ये इतना कम क्यों दिखता है? क्यों अक्सर बस पानीपत की हार पर बात खत्म हो जाती है? इसके देखिए कई कारण लगते हैं। एक तो पानीपत की हार का मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा रहा। उसने 1771 की वापसी और उसके बाद के शासन को जैसे ढक दिया। दूसरा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने शायद जानबूझकर मराठों को एक लुटेरी ताकत या सिर्फ दक्षिण की ताकत की तरह दिखाया। उनके उत्तर के शासन को अराजकता कहा। शायद ये दिखाने के लिए कि मुगलों के बाद सिर्फ वही व्यवस्था ला सकते थे, और ये छिपाने के लिए कि दिल्ली पर अंग्रेजों से ठीक पहले एक और भारतीय शक्ति का राज था। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर ये माना जाता कि दिल्ली पर मराठों ने भी एक व्यवस्थित शासन चलाने की कोशिश की थी, तो शायद राष्ट्रीय चेतना की कहानी कुछ अलग होती। तो मतलब उत्तर भारत में मराठा विस्तार सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, बल्कि एक संगठित कोशिश थी जिसका राजनीतिक और सांस्कृतिक असर भी था। बिल्कुल, जिसे बाद में कम करके आंका गया या भुला दिया गया। तो मुख्य बात यह है कि मराठा साम्राज्य सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं थी, उनका प्रभाव और उनकी सोच अखिल भारतीय थी। इसे पूरी तरह समझने की जरूरत है। जी हाँ, और आज जरूरत है कि हम इतिहास के इस भूले हुए अध्याय को, उत्तर भारत में मराठा योगदान को सही नजरिए से देखें। सिर्फ हार नहीं, उनके शासन, प्रशासन, उनके सांस्कृतिक असर को भी पहचानें। क्योंकि शायद अपने पूरे इतिहास को समझे बिना हम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान सकते। आज हमने उत्तर भारत पर मराठा प्रभाव की उस कहानी को समझने की कोशिश की जिसने उस इलाके की राजनीति और समाज को गहराई से बदला, भले ही इतिहास ने उसे हमेशा वो जगह ना दी हो जिसका वो हकदार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।